जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जितेंद्र कैंसर स्टडीज में। दोस्तों, आज हम प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के भाग 5 करने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट जो है पिछले भाग को नहीं देखे वो जाकर के देख लीजिए, ताकि उन्हें जो है इस भाग को समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और हमने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है, तो इस वीडियो को भी बिना स्किप किए हुए आपको देखना है, ठीक है। और इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है यानी कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी। ये दोनों होता क्या है वही हम आपको समझाने वाले हैं, चित्र के द्वारा भी और भाषा के द्वारा भी। देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस क्या होते हैं। यानी कि अवतल दर्पण जो होता है, ये आपको दिख रहा है अवतल दर्पण है, ठीक। इसमें जो है प्रकाश की किरण ये बहुत ही दूर स्थित वस्तु से आ रही है। और जब बहुत दूर स्थित वस्तु से जब प्रकाश किरण आ रही है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, ये वस्तु है और इसे क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, किरण आ रहा है। जब आ रहे हैं तो यहाँ पे अवतल दर्पण रखा हुआ है। जब अवतल दर्पण पे ये समांतर क्या है, ये है क्या आपका मुख्य अक्ष है, यानी प्रधान अक्ष। ये जो है आपका है यहाँ से यहाँ तक, ध्रुव से सी तक, यहाँ तक का जो है ये आपका क्या है, प्रधान अक्ष है। इसके ये जो किरण है इसके क्या है, समांतर है, और ये भी किरण क्या है, समांतर है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण अवतल दर्पण से परावर्तित होती है तो परावर्तन के बाद जो है ये रिटर्न मुख्य फोकस पे आती है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए भी क्या है, प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष के ये समांतर है, ये किरण, ये भी क्या हो रहा है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पे आ रहा है। फिर देखिए यहाँ पे ये भी किरण क्या है, इससे समांतर है, ये जो है परावर्तन होने के बाद इस दर्पण से फिर ये रिटर्न कर रहा है, मुख्य फोकस पे आ रहा है। फिर देखिए नीचे भी क्या है आपका, वैसे ही है, समांतर किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ आ रहा है, मुख्य फोकस पे आ रहा है। यानी कि अवतल दर्पण में जो होता है, यह नियम है, समझ लीजिए कि अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण जो है क्या होते हैं, समांतर होते हैं मुख्य अक्ष के, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, जिस बिंदु पर, ठीक है। ऐसे पराया ऐप से सूचित किया जाता है। आप देख रहे होंगे ये सभी किरणें क्या हो रहे हैं, परावर्तित होने के बाद एक फोकस पे आ रहे हैं, लेकिन बिंदु पे आ रहे हैं, अभिसरित हो रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस, ठीक है। इसे पराया ऐप से सूचित किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना है। अब अगला है फोकस दूरी। अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसे बनता है ये समझिए और क्या होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ध्रुव है, यानी पी, पीछे क्लास में हम पढ़ चुके हैं ये ध्रुव क्या होता है, ये वक्रता केंद्र क्या होते हैं, ये सब बताए हुए हैं, जाकर के देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मुख्य यानी कि फोकस, सॉरी ध्रुव यानी कि ध्रुव और फोकस, यह है मुख्य फोकस। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस बिंदु से और यहाँ पे मुख्य फोकस से और ध्रुव के बीच का जो दूरी है, इसी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है। फिलहाल ये समझिए कि ये जो होते हैं वास्तविक होते हैं, क्योंकि ये दर्पण के सामने बनते हैं, ठीक। अवतल दर्पण सभी समांतर किरणें एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। और अवतल दर्पण जो होता है सभी बिंदु को क्या करता है, एक जगह खींच कर एक बिंदु पर लाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। क्योंकि अभिसारी किरण क्या होता है कि जब विभिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरण एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो उसी को अभिसारी कहते हैं। और ये गुण जो है अवतल दर्पण में पाया जाता है, इसलिए अवतल दर्पण को क्या कहा गया, अभिसारी दर्पण भी कहा गया है, ठीक है। अगला है फोकस दूरी। अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसे पराया एफ यानी कि स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, ठीक है। आप चित्र में देख सकते हैं कि पी एफ क्या है, पी और एफ जो है क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। चलिए अगला टॉपिक चलते हैं। दोस्तों, अब हम अगला टॉपिक करते हैं उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस और फोकस दूरी, ठीक है। देखना क्या है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी ये क्या होता है समझिए। मुख्य फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। जब मुख्य फोकस अक्ष के समांतर और निकटवर्ती किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद
परावर्तित सभी किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, इसे प्रायः एफ से सूचित किया जाता है और उत्तल दर्पण का जो होता है मुख्य फोकस काल्पनिक होते हैं। समझिए, चलो हम समझते हैं डायग्राम से। ये क्या है? एम और एम डैश अब उत्तल दर्पण है, जिसका जो है परावर्तक सतह उभरा हुआ है और रंगा हुआ भाग जो धंसा हुआ है। ठीक है, अब क्या है, ये जो है परावर्तक सतह है, तो इससे क्या हो रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं पी ध्रुव है और यहाँ पे जो है ये ध्रुव का रूप है, यानी कि प्रधान अक्ष है। तो इसका क्या हो रहा है, प्रधान अक्ष के समांतर सभी किरणें क्या हो रहे, अति दूर स्थित वस्तु से, मान लीजिए यहाँ पे बहुत ही एक वस्तु है, बहुत दूर में रखा हुआ, बहुत ही ज्यादा दूर में रखा हुआ है, तो इस वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही है। प्रकाश की किरणें जब आती है तो उत्तल दर्पण से क्या हो जाते हैं, परावर्तित हो जाते हैं। परावर्तित होने के बाद ये क्या होते हैं, रिटर्न हो जाते हैं, उस तरफ से परावर्तित हो जाते हैं। ये भी किरणें क्या हो जाते हैं, परावर्तित हो जाते हैं। ये भी देखिए समांतर किरणें परावर्तित हो जाते, भी परावर्तित हो जाते हैं। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि देखिए जब परावर्तित होती है तो कहीं किसी बिंदु पर मिलेगी, नहीं मिलती है। इसलिए जो है उत्तल दर्पण में जब उत्तल दर्पण में जो होता है फोकस जो होते हैं, वास्तविक फोकस नहीं होते हैं, काल्पनिक फोकस होते हैं। क्यों काल्पनिक फोकस होते हैं? क्योंकि दर्पण के सामने यानी कि यहाँ पे फोकस नहीं है, क्योंकि ये जो है परावर्तित होने के बाद उस बिंदु पे आ नहीं रही है। तो कैसा मिलेगा, कैसे मिलेगी? तो देखो यहाँ पे क्या है, इस तरह से हमने क्या किया, प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष को आगे की तरफ बढ़ाया, डॉट डॉट करके आगे कर दिए। आगे करने के बाद क्या किए, देखो उसके बाद जो परावर्तित हुआ ना, तो ये जो है डॉट डॉट करके ये जो है यहाँ पे आकर कटती है। ये भी क्या होता है, डॉट डॉट करके यहाँ पे कटती है। यहाँ भी डॉट डॉट आकर के मुख्य फोकस आकर मिलती है, भी डॉट डॉट होकर मुख्य फोकस पे मिलती है। यानी कि ये जो फोकस है ये वास्तविक फोकस नहीं है, काल्पनिक फोकस है। इसको क्या किया गया है, इमेजिन किया गया, कल्पना किया गया है। और उत्तल दर्पण जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो होते हैं काल्पनिक ही बनते हैं। काल्पनिक और सीधा हमेशा बनता और छोटा बनता है, इसमें जब भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यानी कि आप देख रहे हैं कि दर्पण के सामने जो है फोकस नहीं है, दर्पण के पीछे फोकस स्थित है। इसलिए क्या है, काल्पनिक फोकस है। वक्रता त्रिज्या भी इसका क्या होगा, काल्पनिक ही होंगे। वक्रता त्रिज्या रहा और ये फोकस रहा, मुख्य फोकस कह सकते हैं, मुख्य फोकस। ठीक, समझ गए। और ये ध्यान रखना है कि इसमें फोकस दूरी किसे कहेंगे, फोकस दूरी उसे कहते हैं जो क्या होता है, यानी कि प्रधान अक्ष और काल्पनिक फोकस यानी मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होता है, इसे को हम कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। इसे प्रायः एफ से सूचित किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी और फोकस के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी है। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, समझते हैं। देखिए क्या, उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे स्थित रहता है। फोकस दूरी किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे प्रायः स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगला टॉपिक पर चलते हैं। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस यानी कि फोकस दूरी में संबंध, इसी को हम जानेंगे और इसको हम सत्यापित करेंगे और प्रूफ करके भी दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ देखते हैं क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है। अर्थात कहने का मतलब, यहाँ पर आप देख लीजिए डायग्राम में हम यहाँ पे चित्र बनाए हुए हैं, तो देखिए ये क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है और रंगा हुआ भाग उभरा हुआ है। इसको हम मान लेते हैं, इसका कुछ नामकरण कर लेते हैं, एम एम डैश नाम का। ये क्या है, एम एम डैश नाम का एक अवतल दर्पण है जिसमें क्या है, जिसका ध्रुव पी, ये जो है बीच वाला हिस्सा दर्पण के बीच के जो बिंदु होते हैं ध्रुव पी है। इसका मुख्य फोकस एफ है तथा वक्रता केंद्र सी है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये भी एक आपतित किरण है। ये क्या हो रहा है, बहुत दूर स्थित वस्तु से आ रही है, आपतित किरण है जो कि प्रधान अक्ष ओपी जो है ये प्रधान अक्ष है, यहां से यहां तक की दूरी को प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष है उसके क्या है, ये आपतित किरण जो है समांतर और निकट है। इस प्रधान अक्ष के ये जो किरण जो जा रहा है ए बी, ये क्या है, समांतर और निकट है। समांतर मतलब होता है जिसके बीच की दूरी सभी जगह क्या हो, समान हो, समानांतर हो। यदि 5 मीटर है, यहाँ भी 5 मीटर होगा समझने के लिए। ठीक है, वही चीज है। और ये क्या है, काफी निकट है। तो आपतित किरण यानी कि ए बी आपतित किरण
दर्पण यानी अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। देख रहे हैं आप, ये फोकस है यानी मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस से गुजरती है। अब हमने क्या किया, साथ ही साथ जो है यहाँ पे बिंदु बी है ना, बीसी को मिला दिए, क्योंकि प्रकाश परावर्तन का नियम में जानते हैं क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। जब कोई आपतित किरण किसी समतल सतह से टकराती है या दर्पण से टकराती है तो आपस चल जाती है, ठीक है, तो उसको परावर्तित किरण कह देते हैं। तो उसके बीच में क्या खींचते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं सीधा। वही हमने क्या किया है कि इसमें देख रहे हैं परावर्तन का नियम काम कर रहा है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो बीच में हमने क्या किया, अभिलंब को खींच दिया है, यानी कि सी बीसी को मिला दिया, सीबी को मिला दिया। समझ गए? हाँ, ये उम्मीद करते समझ गए होंगे। इसलिए जो इसमें देख रहे होंगे कि कोण ए बी और सी क्या आई इसको मानेंगे, क्योंकि आपतन कोण को ऐसे सूचित करते हैं। उसके बाद जो है कोण सी बी एफ क्या होगा, कोण आर, यानी परावर्तन कोण होंगे। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। और एक बात और, इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ध्रुव और मुख्य फोकस, ठीक है, के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो संबंध ये दर्शाना है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है जिसको हम फोकस दूरी कहते हैं, वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी यानी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। यही हमें समझना है। अर्थात एफ बराबर जो होता है आर बटा 2, यानी कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये हमें इसमें संबंध को दर्शाना है और सत्यापित भी करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ हमने लिखा है, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। AB एक आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष OP के समांतर तथा निकट है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है, साथ ही CV को मिला दिया जो अब अभिलंब है। ठीक, अब देखिए कोण ABC आपतन कोण बराबर कोण I, उसके बाद कोण CBF बराबर परावर्तन कोण R। अब माना फोकस दूरी PF यानी कि F, यहाँ देख रहे हैं PF बराबर, ये PF है, इसको मान लीजिए F स्मॉल f। उसके बाद जो है तथा वक्रता त्रिज्या PC बराबर R, यहाँ देख लीजिए PC बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R माना गया। अब तो सिद्ध करना है कि F बराबर R बटा 2 होता है, यानी कि यहाँ के बीच की जो दूरी है, यहाँ के बीच की दूरी की आधी होती है। ये जो दूरी चित्र के अनुसार देखेंगे, चित्र अनुसार नहीं, चित्र में क्या है आप ध्यान से देखेंगे कि जो है ए भी एक आपतित किरण है, दर्पण से परावर्तन के बाद जो है BF से होकर के गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। तो पिछले क्लास में हमने प्रकाश परावर्तन के नियम को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से परावर्तित होती है तो परावर्तन के बाद जो है, ठीक है, अब परावर्तित होती है और उसमें जो होते हैं अभिलंब, ये क्या है, आपतित किरण है, ये भी आपतित किरण है और BC अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होते हैं, बना कोण, उसको आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण होते हैं। तो आपतन कोण जो होते हैं परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये प्रकाश परावर्तन के नियम के अनुसार। चलिए हम देखते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण ABC बराबर कोण ये वाला जो है पार्ट कोण CBF के बराबर होगा, CBF के बराबर होगा। कारण क्या है, प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के परावर्तन नियम से। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो है ए भी एक आपतित किरण है, हम बार बार रिपीट करें, ए भी क्या है, आपतित किरण है। और ओपी जो है एक मुख्य अक्ष है जिसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं। तो आपतित किरण जो है प्रधान अक्ष के क्या है, समांतर है। समांतर मतलब जिसके बीच की दूरी सभी जगह क्या हो, समांतर हो, कभी एक दूसरे से मिलेगा नहीं। और समांतर होने के साथ साथ ये दोनों निकट भी है। तो निकट होने के कारण जो है यहाँ पे परावर्तन होने के बाद हमने क्या किया था, इसको बी और सी को मिला दिया था अभिलंब के रूप में। ठीक है, तो देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए बी समांतर जो है
ओपी के, ओपी प्रधान अक्ष है, और उससे जो है क्या होती है, बीसी मिलती है, ठीक है, उससे बीसी मिलती है। अब ऐसा हुआ, चलो अब क्या इसमें, आप ध्यान देंगे, आप जानते होंगे क्लास 9th में पढ़े होंगे, इससे फिलहाल 8 7 में इसको पढ़ा जाता है कि जब दो समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो काटने के बाद जो उसका जो अंतर एकांतर कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये नियम है, पढ़े होंगे। तो वही चीज है यहाँ पर देखिए, ए भी एक का क्या है, आपतित किरण है, और ओपी भी प्रधानक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। समांतर होने के बाद जो है इसको क्या करे, तीसरी रेखा काट रही है जो कि अभिलंब है। तो काटने के बाद जो है यहाँ पर देखेंगे आपतित किरण इनकी जो है आपतन कोण आई यहाँ पर जो इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होंगे, अर्थात हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ। कारण क्या होगा, कारण हो गया अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से। इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। कोई दिक्कत है इसमें समझने में? तो चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम पाते हैं कि जो है कोण एबीसी, समीकरण 1 है ना, कोण एबीसी बराबर कोण बीसीएफ, और समीकरण 2 जो है कोण एबीसी बराबर कोण बीसीएफ है। तो इसमें ये दोनों क्या हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो और ये दोनों अलग है, तो जो मैच करे उसको हटा देंगे, जो नहीं मैच करे उसको हम लिख देंगे। तो कोण सीबीएफ बराबर कोण सीबीएफ बराबर जो होगा कोण बीसीएफ के बराबर होगा, बीसीएफ के बराबर। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा कि कोण सीबीएफ, कोण सीबीएफ जो है कोण बीसीएफ के क्या है, बराबर है। अब एक ध्यान देंगे, यदि आप त्रिभुज के बारे में पढ़े होंगे, ये देखिए ए बी सी एफ, त्रिभुज के बारे में तो पढ़े होंगे, तो ये क्या है, त्रिभुज का नाम है, यानी कि त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुज प्रकार के बारे में पढ़े होंगे। त्रिभुज के यदि जिस त्रिभुज के कोई दो भुजा आपस में बराबर होती है उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी भी त्रिभुज के सामने का कोण यदि बराबर होता है तो उसका भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए, कोण ये जो है, कोण सी, ये वाला कोण जो है, कोण जो है इसके बराबर है। इसके सामने, इस कोण के सामने भुजा क्या है, ये वाला है, बी एफ है, और इस कोण के सामने के भुजा, सॉरी, इस कोण के सामने भुजा क्या है, बी एफ है, और कोण बी, यानी कि ये जो है कोण बी, यहाँ पर आर लिखा हुआ है, इसके सामने भुजा क्या है, भुजा बीसी है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दो कोण आपस में बराबर तो दो भुजा भी आपस में बराबर होंगे। तो इसको अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, आप भली भांति जानते होंगे। तो अर्थात त्रिभुज बीसीएफ है, क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है, बीसीएफ एक त्रिभुज के जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इसमें क्या हो रहा है, अतः बी एफ बराबर सी एफ, ये कैसे हो जाएंगे, ये देखिए क्या है कि कोण ये जो है कोण सी बी एफ और कोण बी सी एफ, ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब दो कोण आपस में बराबर है तो इस कोण के सामने की जो भुजा है ये कौन है, बी एफ, ठीक। और जो है इस कोण के जो सामने की भुजा है, कोण सी बी एफ के सामने की भुजा क्या है, कोण यानी कि भुजा सी एफ है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इसलिए हमने इसको लिखा। इसको मान लिया हम समीकरण 3, ठीक। अब क्या होता है, हम मानते हैं ये जो है दर्पण के जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको हम द्वारक भी कहते हैं, ठीक है। यदि इस द्वारक को, यहाँ से यहाँ दिख रहा है आपको, ये द्वारक है, ठीक है। यदि हम इस द्वारक को छोटा कर दें तो छोटा करने के बाद जो है यहाँ से आप देख रहे प्रधान अक्ष है, जिसको यहाँ पर बिंदु पी है,
ध्रुव होते हैं। और यहाँ पे जो आपतित किरण होगा मान लीजिए सट गया, काफी नजदीक हो गया, तो नजदीक होने का कारण ये हो गया। अब ये जो गुजरेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, फोकस, इसकी जो लंबाई है इसकी लंबाई के क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, अर्थात BF बराबर जो होगा PF के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दर्पण के छोटा होने को वही हमने लिखा है। माना क्या क्या माना, माना कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए बिंदु B जो है बिंदु P के काफी क्या है, निकट है, इसके काफी निकट हो जाएगा। ठीक है, निकट होने के कारण जो क्या हो जाएंगे, इसीलिए जो है BF बराबर जो हो जाएंगे PF हो जाएंगे, BF बराबर PF हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4। तो समीकरण 3 और 4 से हम देखते हैं, समीकरण 3 और 4 से क्या पाएंगे हम कि जो है ये दोनों सेम सेम दिख रहा है, ये नियम है, जो सेम सेम दिखता है उसको हटा देते तुलना करते समय। तो इसको CF बराबर क्या हो जाएंगे, PF, CF बराबर PF हो जाएगा, अर्थात बिंदु F चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पे अर्थात बिंदु F जो है PC का क्या है, मध्य बिंदु है। ये जो है बिंदु F जो है क्या, PC का मध्य बिंदु है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, PF बराबर CF के बराबर है। उसी प्रकार इस प्रकार से हम इस प्रकार जो है PF बराबर PC बटा 2 हो जाएंगे। क्योंकि ये देख लीजिए, ये जो हिस्सा होगा ये पूरे हिस्सा का क्या है, आधा है, इसलिए जो है PF बराबर जो हो जाएगा PC बटा 2 हो जाएंगे। अब क्या कि PC तथा PF का मान समीकरण 5 में रखने पर इसको समीकरण 5 मान ली, इसमें इसका मान रखेंगे। तो इसका मान हमने क्या माना था, PF बराबर जो हमें माने स्मॉल f, तो PF के जगह पे हमने क्या रख दिया, स्मॉल f रखा हुआ है। ठीक, और वही बात है PC के जगह पर हमने रखा कैपिटल R। ठीक है, बढ़ता दीजिए, इसको हम आ रहे हैं बट्टा में 2 है, 2 रख लिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरफ आएगा तो गुना हो जाएंगे, 2F बराबर क्या हो जाएंगे, R हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं अब तक दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है,